नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात बजरंगबली की राजनीति में एंट्री की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बजरंगबली पर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी बजरंगबली के सहारे चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। एक तरफ जहां कांग्रेस बजरंगबली के नाम पर बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक में बजरंगबली ने बीजेपी का सफाया कर दिया, अब छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी का सफाया हो जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस ने विकास का कोई काम नहीं किया, छत्तीसगढ़ की हालत काफी खराब है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ से सामने आई हैं। सड़क का वो कर्नाटक में भी थी, वहाँ बजरंगबली को बोले जय बजरंगबली बोलो, पुल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहाँ से रहेंगे। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है और इस कारण से आज वो अनाप शनाप बोलने पर मजबूर हो रहे हैं। तो देखिए, लगातार अब राजनीतिक गलियारों में देवी देवताओं की जो एंट्री है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। कर्नाटक चुनाव के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से भगवान हनुमान की एंट्री हुई थी और उसके बाद जो विवाद था, जो बयानबाजी थी, वो चरम पर थी। अब इसी के तहत अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नजदीक है और बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चलिए, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश सिंह जी, कांग्रेस की ओर से प्रवीण साहू जी, बीजेपी की ओर से के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, चाहे कर्नाटक चुनाव की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव की बात की जाए, हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है चुनावों के दौरान, और राजनीतिक गलियारों में हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल करना कहां तक सही है, कहां तक जायज है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी अधिकांश लोग हिंदू हैं और हिंदू होने के कारण हिंदू देवी देवताओं के वो आधार बना करके वोट मांगने या सामने वाले को उससे दूर करने की जो एक राजनीति चल रही है, जिसके चलते हुए छत्तीसगढ़ में, जैसे देश भर में चल रहा है, राम मंदिर अयोध्या को लेकर जो राजनीति हुई, सबको मालूम है 2024 का चुनाव भाजपा जो है राम मंदिर निर्माण को लेकर एक प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने वाली। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ में राम को भांचा मानते हुए यहाँ पे कौशल्या माता का मंदिर बना, कौशल्या महोत्सव हो गया, रामायण महोत्सव अंबिकापुर में हो गया, उसके साथ ही कृष्ण कुंज की स्थापना हो या राम वन गमन पथ की हो, ये तमाम प्रकार के कार्य कांग्रेस शासन अपने स्तर पर कर रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे गांव-गांव में रामायण महोत्सव ऐसे भी होता है, और जो बमलेश्वरी, दंतेश्वरी देवी माँ के मंदिरों के आस्था वाले लोग हैं, दिग्विजय सिंह लगातार जब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डोंगरगढ़ आते रहे। ये हुई प्रदेश की स्थिति। अब जाके जहाँ हनुमान की जहां तक बात आ रही, तो हनुमान जी जो है वे राम काज की भी देते हैं, राम से मिलाते भी हैं। मतलब सुग्रीव को राम से भी मिलाया और विभीषण को राजपद दिलाने में भी उनकी भूमिका रही। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो लंका के राजा बनाने में और उनको राम की शरण में लाने में हनुमान जी की भूमिका रही। और दूसरी चीज आ रही है अभी जो कह रहे हैं मंत्री जी वरिष्ठ विधायक है, 5 बार से सुकमा के विधायक हैं, लेकिन वो कई बार विवादित बयान कर जाते हैं, जैसे कि आदिवासी हिंदू नहीं है। एक बात उन्होंने कह दिया, लेकिन आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो दशहरा महोत्सव हो, चाहे दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर की बात करें, ये सब आदिवासियों के पूजनीय स्थल है, प्रकृति पूजक है, जो कि हिंदुओं धर्म में पाया जाता है। जैसे वे बर के पेड़ का, पीपल के पेड़ का, इस प्रकार से प्रकृति पूजक हिंदू होते हैं। अब इस पर अभी जो विवाद जो आ रहा है उसमें आने वाले आगामी चुनाव को लेकर है, जो लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। जिस तरह से कर्नाटक में एक संदेश आया है कि 40% जो कमीशन का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप जो है धार्मिक और धर्मांतरण अन्य विषयों पर हावी रहा, और वहां पे लोगों ने स्थानीय मुद्दों और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर मतदान किया। वही स्थिति छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोग भी विधानसभा और लोकसभा में अंतर को बेहतर समझते हैं और उसी आधार पर स्थानीय मुद्दे, जो कि भूपेश बघेल की कहें तो न्याय योजनाओं के माध्यम से या आदिवासियों के कर्मचारियों ही ओल्ड पेंशन के लिए जितने काम किए हैं और जो काम नहीं कर पाए, जैसे शराबबंदी की बात हो या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अभी जो मैदान में, ये उनके खिलाफ है। तो भाजपा जो केंद्रीय योजनाओं के माध्यम, आवास के माध्यम से, जल जीवन के माध्यम से, यह किसानों को जो सम्मान निधि मिला है उसके जरिए है, या उज्ज्वला योजना, जितनी तमाम केंद्र सरकार की योजना उनके दम पर
ये बताने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के 32-33 लाख परिवारों तक उनकी घुसपैठ है केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से, जिसके कारण वे उनको सम्मान करके, हितग्राही सम्मान करके उनको लगातार केंद्रीय नेतृत्व यहाँ दौरा कर रहे हैं और उसके माध्यम से जीत का एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो धार्मिक विषय जो आ रहा है उसमें अभी तक ये कहा जाता है कि धर्मांतरण बड़ा विषय भाजपा के पास है, लेकिन कांग्रेस जो है, जो जिस तरह से राम और कृष्ण यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करते हुए आगे बढ़ी है, उससे लगता है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा पर इस धर्मांतरण या धर्म आधारित राजनीति पर हावी है। जी सत्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके मंत्री जी पहले तो ये कहते हैं कि आदिवासी जो है वो हिंदू नहीं है, और चुनाव नजदीक आते ही भगवान राम की याद आ जाती है, हनुमान भगवान की याद आ जाती है, ऐसा क्यों? देखिए अमिता जी, हमारे मंत्री जी ने जो कहा है तो उसमें क्या इसमें गलत है या उन्होंने क्या ऐसी बात बोल दी? कर्नाटक चुनाव के तहत उन्होंने बोला है, भाई कर्नाटक चुनाव बोल दीजिए या पूरी भाजपा का आप चाल चेहरा देखिए, वो राम जी के नाम पे, बजरंगबली जी के नाम पे, यानी धर्म जाति के नाम पे तो शुरू से वोट मांगती है, उसी का राजनीति करती है। के शर्मा जी ने बेहतर तरीके से यहाँ समझाया है कि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी किसके नाम पे वो राजनीति करेगी, तो ये तो उन्हीं का चाल चेहरा है। सिर्फ हमारे मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी इतना बोला है कि कर्नाटक में जो करने की कोशिश कर रहे थे, देखिए मैं तो बोलूंगा देश का दुर्भाग्य है ऐसा कि एक देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बोलते हैं चुनाव में, रैलियों में कि आप वोट देने जाइए, बटन दबाइएगा, जय बजरंग बोलो। बताइए, आप मतलब चुनाव में विकास की बात नहीं कर रहे, आप अपनी सरकार भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे, 40% कमीशन। चलिए सत्य प्रकाश जी, लेकिन कवासी लखमा जी कहते हैं कि बीजेपी, हनुमान जी का जो गदा है वो बीजेपी पर चलाया जाएगा और सफाया हो जाएगा बीजेपी का भी पूरी तरह से, जिस तरह से पिछले साल हुआ था। इस बार भी बीजेपी नहीं आ पाई कि छत्तीसगढ़ में, लेकिन ईडी के छापे वगैरह तो छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं। देखिए वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि जैसे अभी उस समय तो विपक्ष में 2018 में उन्होंने जो कारनामे में किए, उन्होंने जो कुशासन था, उनका जो कर्म कांड था, उसकी वजह से 14 पे गए। अभी हमने जो काम करके दिखाया, हमको भरोसा है, हमने जो काम किया, हमने जो जनता का विश्वास जगाया है और जनता ने हमको विश्वास दिखाया है। सभी उपचुनाव का नतीजा देख लीजिए, नगर परिषद के चुनाव का नतीजा देख लीजिए, तो जनता को मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल में काम करके दिया है। आप किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, हर वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है और उसी के तहत हम जनता के बीच अभी भी जा रहे हैं। मगर आप देखिए, इनके नेता भी आ रहे हैं, इनके जो केंद्र के नेता भी आ रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण, जाति धर्म की बात कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि हम अगर घोषणा पत्र में क्या डालेंगे, हम घोषणा पत्र में विकास की बात करेंगे, हम घोषणा पत्र भ्रष्टाचार की बात करेंगे, ये नहीं करेंगे। मगर ये बात क्या करेंगे कि भाई धर्म की, जाति की, इसकी बात करेंगे। मगर यही इनका चाल सही चाह रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच जाके धर्म जाति के नाम पे बरगलाना है, उनको बहलाना फुसलाना है, मगर विकास के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं एक बात बता, पिछले 9 साल की बात कर लीजिए, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ है, महंगाई कहाँ पे गई है, सबको मालूम है। सत्य प्रकाश जी, इस वक्त तो आपकी पार्टी भी विकास की बात नहीं कर रही है, भगवान हनुमान की बात कर रही है, रामायण की बात कर रही है, भगवान राम की बात कर रही है। चलिए प्रवीण जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं, इस बार छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी है वो केंद्र के भरोसे है या भगवान हनुमान के भरोसे? सबसे पहले माँ भारती को नमन करता हूँ, इस महतारी को प्रणाम करता हूँ, आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदरणीय शर्मा जी आपको नमस्कार, सत्य प्रकाश जी को नमस्कार। देखिए हमारी पार्टी तो देखिए हम देश सेवा के हित में काम करते हैं, कार्यकर्ता भरोसे है, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व का कार्यकर्ता हो या स्थानीय नेतृत्व का हो, हमारे प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता है पहले है। आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति कार्यकर्ता है। और देखिए मैं सत्य प्रकाश जी को सुन रहा था, क्या तो कहूं तो उनकी बौखलाहट दिख रही थी कि कहते हैं कि धर्म के नाम पर, भाई आदरणीय वरिष्ठ लखमा जी ये कहते हैं कि आपको विधायक बनना है तो कलेक्टर एसपी की कॉलर पकड़ो, ऐसे नेता की ये बात कर रहे हैं। भाई आदरणीय आबकारी मंत्री कहते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं होने दूंगा और उनके जन घोषणा पत्र में लिखा है कि शराबबंदी होगी, तो कहीं ना कहीं अंतरकलह इनकी पराकाष्ठा की हो रहा है, इसलिए मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते हैं। और रही बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व की, तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल आया, हम निश्चित स्वीकार करते हैं कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो 1 माह का कार्यक्रम चल रहा है कि मोदी सरकार के जो 9 वर्ष पूरे हुए, उसमें जो मोदी सरकार की जो बेमिसाल जो उपलब्धियां है उसको हम जनसंपर्क के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। साथ में क्योंकि चुनावी यहाँ पर कार्यकाल, चुनावी ये वर्ष है छत्तीसगढ़ में, इसलिए चुनावी बात भी हो रही है और निश्चित रूप से स्वीकारते चुनावी शंखनाद है। लेकिन इससे कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि जानते हैं कि लोग कहीं ना कहीं इनके काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। जिस प्रकार शराब के घोटाले हुए, कोयले की दलाली हुई, यहाँ तक पीएससी को नहीं छोड़ा गया, व्यापम को नहीं छोड़ा गया, रेत की दलाली हो, चाहे अनेक भ्रष्टाचार का विषय हो। भाई मैं आपको 10 जून की बात बताता हूँ, कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ आपको कि व्यापम ने भर्ती लिया और 99 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने परीक्षा नहीं दी उनको उत्तीर्ण कर दिया। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा क्या होती है, ये कांग्रेस के सरकार में देखने की अब देख सकते हैं। दूसरी बात, ये धर्म की बात कर रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहते हैं कि प्रभु श्री राम माता जान काल्पनिक किरदार है, और ये प्रभु श्री राम की बात करते हैं। भाई आपका दोहरा चरित्र तो यही दिख रहा है। गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी जी ने 5000 नागा साधुओं की हत्या की थी, तब आपका हिंदुत्व कहां गया था? मैं पूछना चाहूंगा। भाई आप तो केवल और केवल छद में राजनीति करते हैं। आप जो वर्तमान कांग्रेस के कालनेमी है, जो कहीं ना कहीं राम भक्त बनने का दिखावा कर रही है, लेकिन दिखावा केवल 4 महीने का ही बचा हुआ है। आपका असली रंग चुनाव के बाद दिख जाएगा। आपने जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की अस्मिता को आपने छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया है, भाई ये आपको जनता माफ नहीं करेगी। प्रवीण जी, जिस तरह से आप ये पूरी बातें कर रहे हैं, तमाम आरोप लगा रहे हैं, कर्नाटक चुनाव में हमने देखा था कांग्रेस बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता था कि जो बजरंगबली का गदा है वो कांग्रेस पर चलेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन उल्टा तो बीजेपी पर ही चल गया। देखिए अमृता जी, प्रत्येक राज्य की राजनीति का विषय अलग अलग होता है। भाई आदरणीय बघेल जी ने यहाँ पर क्या कहा यूथ कांग्रेस के बैठक में कि हम सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन सत्ता की वापसी मुश्किल क्यों है, मुश्किल होती है। भाई यदि इन्होंने काम किया होता तो आदरणीय बघेल जी को क्यों कहना पड़ता कि सत्ता वापसी कठिन है। भाई मैं तो बताना चाहूंगा कि आदरणीय टीएस सिंहदेव जी पंचायत विभाग के बहुत बड़े कद्दावर मंत्री थे। अपने सरकार से नाराज होकर उन्होंने पिछले 16 जुलाई को त्याग पत्र दिया था। ये प्रमाणित करता है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस त्याग पत्र में बकायदा लिखा हुआ था कि 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला, 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। ये कोई भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा का नेता नहीं कह रहा है, आदरणीय टीएस सिंहदेव पूर्व मंत्री पंचायत विभाग के ने कहा, तो निश्चित रूप से प्रमाणित करता है। और आदिवासी का अपमान करना तो कांग्रेस की परंपरा ही रही है। जिस प्रकार एक आदिवासी अध्यक्ष के विषय को लोग बार बार दरकिनार करते हैं, आदिवासी अध्यक्ष आदरणीय मरकाम जी चिट्ठी क्या जारी करते, कहीं ना कहीं उसको प्रभारी शैलजा जी निरस्त कर देती है प्रभार। और साथ में बताना चाहूंगा, विधानसभा के पटल पर आदरणीय मरकाम जी ने डीएमएफ फंड में घोटाले की बात की। जब से विषय उन्होंने उठाया तब से उनको हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। यहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, टीएस सिंहदेव जी जिनको वर्तमान में संविदा भर्ती के माध्यम से 90 से 120 दिन का डिप्टी सीएम बनाया गया, उन पर हत्या का आरोप लगाता है कौन? बृहस्पति सिंह, उनके विधायक। उन पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई सत्यप्रकाश जी, जिस तरह से आपकी पार्टी के नेता बयान देते हैं और आपकी पार्टी हमेशा ये कहती है कि धर्म की जो राजनीति है वो बीजेपी करती है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब धर्म की राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है। जो बयानबाजी हो रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। और शराबबंदी की अगर बात की जाए, शराबबंदी का जो मुद्दा है वो नहीं उठाया जा रहा है, उस पर चुप्पी साध दी जाती है। अमृता जी देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, आप ही से पूछता और आपको अमृता जी डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? मुझसे पूछ रही है? कितनी बार ऐसा हो, कोई भी कार्यकर्ता, कोई हमारा विधायक, हमारे माननीय मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, कभी किसी ने भी ऐसा कोई वक्तव्य, ऐसा कोई बयान दिया हो जिसके तहत पोलराइजेशन हो रहा हो, जिसके तहत जाति धर्म के जो लड़ाने की बात हुई हो, जिसके तहत लोग ये सोचे कि भाई ये धर्म जाति की राजनीति कर रहे हैं, एक भी ऐसा बयान बता दीजिए। मगर अगर बीजेपी की अगर मैं निकालने लागू, मैं तो अभी बताया आपको, प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल देते तो ये बयान बता दीजिए, तो कौन राजनीति का तो सबके सामने दिख रहा है। हमने सत्यप्रकाश जी, ये तो हम के शर्मा जी से ही पूछ लेते हैं, हमने लोगों की भावनाओं के साथ काम करके दिखा। चलिए के शर्मा जी से ही पूछ लेते हैं। के शर्मा जी, सत्यप्रकाश जी का कहना है कि धर्म की जो राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। एक भी ऐसा बयान निकाल के दिखा दीजिए कांग्रेस की तरफ से कि धर्म की राजनीति की हो। ये काम सिर्फ बीजेपी का है। ये बयान किसके बयान पे अपन बात कर रहे हैं अभी? सत्यप्रकाश जी के, लखमा जी के बयान के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के विधायक हैं, उनके बयान पर अपन चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक बयान को काम करना अलग चीज है। इनका ये कहना है कि हम धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगते, लेकिन यहाँ पे आप जब राम वनगमन की बात कर रहे हैं, कृष्ण कुंज की बात कर रहे हैं, कि आप राजनीतिक पार्टी है, तो जो भी काम आप करेंगे निश्चित रूप से राजनीति से ही जुड़ा रहेगा। और राजनीतिक लाभ के लिए आपको चुनाव लड़ना और सरकार में आना ये एक महत्वपूर्ण है। राजनीति का तात्पर्य होता है सामाजिक आर्थिक उत्थान करना लोगों का, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा चीज धर्म की बात है, धर्म जो है आचरण और व्यवहार से जुड़ा हुआ है, तो राजनेताओं में ये दोनों ही चीज जरूरी है। आप धर्म का आधार पे आप आचरण व्यवहार करें और राम राज्य की स्थापना के लिए प्रयास करें, यही आज की राजनीति है। धर्म की राजनीति की बात करें, और हिंदू सहिष्णु होते हैं, इसलिए आप हिंदू देवी देवताओं पर ही इस तरह से विवादित बयान आते हैं और इस तरह से चर्चा करना पड़ता है, जबकि अन्य धर्मों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो सहिष्णुता है उसकी, जो कहना चाहिए कि धैर्य और सहनशील हिंदू है, उसकी लगातार परीक्षा ली जाती है। मुझे लगता है इस प्रकार से बयानबाजी न करके अपने विकास के नाम पर वोट करें। मैं पहले ही कहा कि लोकसभा और विधानसभा के अंतर को छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, और जो विकास आप किए हैं और जो नहीं किए हैं
उस पर मतदान करती है। कई जगह आप बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि रोटी को बार बार सेकना चाहिए, पलटना चाहिए, तो अच्छी रोटी बनती है लोकतंत्र के हिसाब से आप कहते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि आप बेहतर काम करते हैं तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 अवसर मिलता है। उसके बाद अभी जब आप बेहतर काम कर रहे हैं तो आप विकास के दम पर जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काम कर रही है, मुझे लगता है वो बेहतर स्थिति में है। अभी भाजपा को उनमें आना है कि जो कांग्रेस को भी न्याय योजनाएं हैं उसका सब्स्टिट्यूट विकल्प उनके पास है कि नहीं। केंद्रीय नेतृत्व लगातार आ रहा है, इसका तात्पर्य है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और भाजपा को किसान के लिए, आदिवासियों के लिए या मजदूरों के लिए, बेरोजगारी भत्ता की बात करें या गोठान उन्नयन की बात करें, इनके लिए जो कुछ काम कांग्रेस कर रही है इसका विकल्प के रूप में तैयार करके कार्यकर्ताओं के हाथ में बेहतर मुद्दा देना होगा। यही मुझे लगता है, चाहे गृह मंत्री आए चाहे प्रधानमंत्री आए, कार्यकर्ता आपके पास बेहतर है, उनको बेहतर मुद्दा देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आपकी क्या सोच है ये सामने आना पड़ेगा। आपने 300 रुपये 2 साल का बोनस नहीं दिया जिसका नुकसान आपको झेलना पड़ा। भ्रष्टाचार के मामले कांग्रेस आप पर भी उठा रही 15 साल को लेकर के, और आप यहाँ पे भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक मुद्दा बना हुआ है। भ्रष्टाचार को जितने केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं वो कोयला घोटाला, रेत घोटाला या शराब घोटाले, लेकिन इसमें भी पुष्टि हो जाए जितने भी कार्रवाई हो रही है और अदालत से यदि कोई सकारात्मक आता है कि वास्तव में इस प्रकार की घटना हुई तो भाजपा के लिए लाभकारी है। वरना कांग्रेस अपने मुद्दे पर भूपेश बघेल के चेहरे पर जो चुनाव लड़ रही, फिलहाल अभी फिर सामूहिक की बात करें, लेकिन भूपेश बघेल मजबूत स्थिति में है और जो मुद्दे हैं उसको लेकर के भाजपा को चाहिए स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता के दम पर यदि चुनाव मैदान में आती है तो निश्चित रूप से एक अच्छा फाइट हो सकता है। जी चलिए प्रवीण जी, आपकी पार्टी कह रही है कि गृह मंत्री के पीएम मोदी के आने से जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में घबरा रही है, क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस को सफाया होने वाला है। आखिर बीजेपी में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ये मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को करारी हार मिली है। देखिए, उपचुनाव जो है कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के फेवर में जाता है, ये ट्रेंड रहा हुआ है और हमारा विश्वास हमारा कार्य से आता है। हमने जो कार्य किया है, जिस प्रकार जनता का समर्थन मिला है, चाहे वो पीएससी के घोटाले पर हो, चाहे शराब के घोटाले पर हो, चाहे शराबबंदी की मांग को लेकर जिस प्रकार जनता ने स्वयं विषय को उठाया है, जो हम जानते हैं कि जो कांग्रेस जो है जाने वाली है और कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार आदरणीय शर्मा जी ने भी कहा कि है ना, कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की ओर जा रही है। जो आला कमान ने कहा है, भाई ये कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, उस भरोसे पर तो आला कमान ने स्वयं विश्वास नहीं रखा है। जनता जानती है कि भूपेश है तो भ्रष्टाचार है, भूपेश है तो अत्याचार है। जिस प्रकार बीरनपुर की घटना में आपको बताना चाहूंगा कि 7 फरवरी को वहां जनसभा होती है और 8 अप्रैल को वहां एक भाई की हत्या होती है, कुल मिलाकर वहां पे 3 हत्याएं होती है। तो इसको संरक्षण किसने दिया? तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रही है? कांग्रेस कर रही है। आपको सारी जानकारी पहले से है, 2 माह पहले से है, फिर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं किया। निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि सरकार जो है तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देना चाह रही है। ये इनके प्रशासनिक अधिकारी का मैं आपको लेखा जोखा बताना चाहूंगा कि बस्तर के कमिश्नर बोल रहे हैं कि वहां पर धर्मांतरण हो रहा है। आपके एसपी सुकमा के एसपी चिट्ठी लिखते हैं और तो और आदिवासी समाज जो है, जो कि राजापड़ा गौरगांव के लोग हैं, वहां पर भारी आक्रोश है धर्मांतरण को लेकर। तो ऐसे अनेक विषय है जिसको लेकर जनता आक्रोशित है। सबसे बड़ा जो विषय है शराबबंदी। शराबबंदी की बात आपने जन घोषणा पत्र के पॉइंट नंबर 14 में किए थे। सर प्रवीण जी, शराबबंदी की बात तो रमन सिंह जी ने भी कही थी कि भले मेरी सरकार रहे ना रहे, शराबबंदी में करके रहूंगा। देखिए, हम चरणबद्ध तरीके से हमने शराबबंदी शुरू भी कर दी थी। लगभग 250 से अधिक देशी शराब जो दुकानें वो बंद हो चुके थे और लगभग 79 जो है विदेशी शराब दुकान बंद हो चुकी थी। इनकी ओर से कोई प्रयास नहीं आता। बनाते क्या है? कमेटी। एक सरकार तो केवल कमेटी वीर है। भाई शराबबंदी की बात की थी, आदरणीय बघेल जी कहते हैं कि अब हम नशाबंदी करेंगे। अरे मैं तो चुनौती देता हूं कि आप बताइए कितने नशा मुक्ति केंद्र आपने खोला है? यदि नशा मुक्ति की ओर इनके प्रयास होता, सर बीजेपी ने कितने खोले थे 15 साल में? देखिए, हमारे जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि नशे का गढ़ जो है छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बना दिया है। भाई आपको मैं दिखाता हूं कि 15,000 करोड़ का यहाँ पर जो है शराब बिकता है और यहाँ तो और कांग्रेसी नेता अपने दूसरे कांग्रेसी नेता पर आरोप लगाते हैं। तो निश्चित रूप से प्रमाणित करता है कि नशे को, है ना, नशे में धकेलने का काम जो है कांग्रेस सरकार में हुआ है। चलिए सत्यप्रकाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम आरोप लगा रहे प्रवीण जी आपकी सरकार पर। प्रवीण जी के पास पता नहीं कहां से फर्जी पेपर ले आते हैं। मैं इनके एनसीआर के डाटा ही दिखा देता हूँ इनको। यहाँ पे जो लॉ के ऑर्डर 60% बेहतर हुए। एक बात। दूसरी बात, मैं बात बोल रहा, आपने इनसे अच्छा सवाल किया शराबबंदी के मामले में
इनके समय में कितने बंद थे ये गिना रहे कि हम चरणबद्ध तरीके से बंद कर रहे थे, ये कर रहे थे। भाई 15 साल का सुन नहीं पा रहा हूँ, 15 साल चरणबद्ध, तो हमारे समय में तो 250 दुकानें बंद हो चुकी है। और मैं अभी आपके चैनल में बता देता हूँ, नशा मुक्ति के तहत हर जिला अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है। नशा मुक्ति के बिस्तर अलग से बेडरूम बनाया, हॉस्पिटल बनाया गया जिसके नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया। तो हमारी सरकार पहल कर रही है, हमने तो कमेटी बनाई, ठीक है, 15 साल चरणबद्ध तरीके से बंद ही करवाइए, और अभी यहाँ पे बैठ के बयानबाजी कर रहे हैं। इनके समय के हालात ये थे कि 2015 में शराब कंजप्शन के मामले नंबर 1 पे था छत्तीसगढ़, गोवा के सॉरी नंबर 2 पे था छत्तीसगढ़, गोवा के बाद दूसरे नंबर पे आ गया था। ये हालात थे इनके समय में, जो 15,000 करोड़ का शराब बेच रहे हैं। चलिए प्रवीण जी बता दीजिए, ये इनके हालात थे कि 5,000 करोड़ तक ले गए। और एक और बात, एक ही ओएसडी को 9 साल तक रिटायरमेंट के बाद। चलिए प्रवीण जी बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के आने से, गृह मंत्री के आने से कांग्रेस घबराई हुई है, लेकिन पूर्व सीएम होने के नाते रमन सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे इस बार के चुनाव में। ये बात क्या करेंगे इस समय? देखिए हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी ने पहले ही से कह दिया है, चर्चित बयान भी है, उनका इंटरव्यू भी है कि प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा चेहरा है। इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री होते हुए कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो हमारे कोई सत्ता का लोभ नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो है माँ भारत का सेवा करने वाला। पीएम मोदी की आप जिक्र कर रहे हैं, अमित शाह का आप जिक्र कर रहे हैं, जेपी नड्डा की भी बीजेपी बात करती है, कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है, लेकिन रमन सिंह का कहीं पर नाम नहीं आ रहा है। आखिर क्यों पार्टी साइडलाइन किया जा रहा है? प्रत्येक कार्यकर्ता, सत्यप्रकाश जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे मालूम है कि आपको बौखलाहट है। आपके सरकार की उल्टी गिनती जांच शुरू हो चुकी है, मैंने आपके बीच में नहीं कहा। भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको बधाई, आपको मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत बधाई। तकलीफ बौखलाहट दिख रही है, मैं आपके विषय में डिस्टर्ब नहीं किया, आपको बिल्कुल जनता देख रही है, जनता हजारों लाखों जनता देख रही है किस प्रकार की बौखलाहट है। सत्यप्रकाश जी प्रवीण जी को बोलने का मौका दीजिए, आपको भी मौका दूंगी मैं कहने का। क्या आप लोग बौखला रहे हैं? सत्ता में रहते हुए इतनी बौखलाहट निश्चित रूप से प्रमाणित करती कि आपकी सत्ता जाने वाली है। आपने काम बिल्कुल किया है, लेकिन काम किस क्षेत्र में? भ्रष्टाचार करने में। वो भी क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर मैं भ्रष्टाचार किया। अरे क्षेत्र को नहीं छोड़ा वहां पर। चलिए प्रवीण जी, भ्रष्टाचार का आप जिक्र कर रहे हैं, कमीशन खास छोड़ दिया, सरकार आ जाएगी, वो बात करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, नान घोटाले में टूटेजा जी को आरोपी बनाए थे, आपकी सरकार आते उनको प्रमोशन क्यों दिया आपने? जब आप विपक्ष में थे तब टूटेजा जी पर आरोप लगाते थे, आज मुख्यमंत्री बघेल जी उनको प्रमोशन देते हैं। दोहरा चरित्र तो प्रमाणित हो गया कि आपके यहाँ दोहरा चरित्र है। आप केवल लोगों को ठगने की राजनीति करते हैं, लेकिन जनता जानती है कि बार-बार नहीं चढ़ती है। प्रवीण जी, सत्यप्रकाश जी, आप लोग अगर एक एक करके कहेंगे तो शायद आपकी आवाज जो है जनता तक पहुंच पाएगी। खैर फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देखिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है और राजनीतिक गलियारों में बजरंगबली को लेकर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी बजरंगबली के सहारे एक बार फिर चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल अमित शाह का दौरा है, 13 दिन में दूसरी बार अमित शाह पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो बयानबाजी का दौर है एक बार फिर शुरू हो चुका है। कर्नाटक चुनाव भी हमने देखा था किस तरह से बजरंगबली के सहारे ही दोनों पार्टी टिकी हुई थी। अब देखने वाली बात होगी छत्तीसगढ़ में बजरंगबली आखिर किसका साथ देते हैं, कांग्रेस का साथ देते हैं या फिर बीजेपी का, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।